तो अब हम लोग सीखा जा रहा है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो जब क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे तो हम लोग रेस की डेंसर से रेयर मीडियम में जाने की बात करते हैं। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम रेस की बात करते हैं कि वो डेंसर से रेयर में जाएगी। अब इसमें क्या होता है देखो, ये डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब होता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और ये रेयर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अब एक इंसिडेंट रेज आती है इस पे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। तो इस मीडियम में क्या होगा कि ये जो रेज होगी वो नॉर्मल से दूर रहेगी, दूर रहेगी, नॉर्मल से दूर रहेगी, दूर हो जाएगी कंपेयर टू इंसिडेंट मीडियम। तो कंफर्म है कि जितना इस एंगल को तुम बढ़ाओगे, जितना तुम इस एंगल को बढ़ाते जाओगे, ये एंगल उतना ही बढ़ेगा, रिफ्रैक्शन एंगल भी उतना ही बढ़ेगा, ये भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। वन सेकेंड। तो ये एंगल बढ़ाओगे तो एंगल बढ़ेगा, तो फिर एक एंगल ऐसा आएगा जिस एंगल पे ये रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री टच कर लेगा। तो इंसिडेंट एंगल के जिस वैल्यू पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री टच करेगा उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये है कि एट क्रिटिकल एंगल ये सेकेंड पॉइंट याद करने के लिए, एट क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 डिग्री। मतलब इस तरीके से कि क्रेज अगर ऐसे आती है कि अगर एंगल ऑफ थीटा सी है तो ये रेज ऐसे हो जाती है, दिस एंगल बिकम्स 90 डिग्री। और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो इसका μ1 है, इसका μ2 है, तो यहां तुम लिखोगे साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट पे, मतलब μ2 अपान μ1 अपान μ1, और इसको मैं लिख सकता हूं म्यू डेंसर लिख सकते हो रिस्पेक्ट टू रेयर। तो इस साइड रुको, इसमें μ1 डेंसर मीडियम है, ठीक है, और μ2 रेयर मीडियम है। तो μ1 अपान μ2 को मैंने 1 अपान म्यू कर दिया। μ1 अपान μ2 इज म्यू बेसिकली, या म्यू रिलेटिव। तो साइन 90 यहां से 1 बनेगा, तो यहां से एक फॉर्मूला आ जाएगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपान म्यू रिलेटिव। तो इसको तुम अलग से भी नोट कर सकते हो, यहीं पे मैं इसे हटाता हूं और इसको यहीं पे लिख दे रहा हूं,
साइन थीटा सी is equals to 1 upon mu relative, where mu relative is refractive index of denser medium with respect to rarer medium. तो हमने एक तो पॉइंट ये बताया आपको कि रेस डेंसर से रेरर जाती है तभी जाके क्रिटिकल एंगल कंडीशंस आते हैं। वो इसलिए आता है क्योंकि ये एंगल आई कम होना चाहिए और आर ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके आई को तुम बढ़ाओगे तो आर 90 टच करेगा सबसे पहले। ये रेरर टू डेंसर में नहीं हो पाता क्योंकि रेरर टू डेंसर में 90 आने के बाद भी, अगर ये रेरर होता है डेंसर होता तो इसमें 90 आने के बाद भी इसमें 90 अटेंड नहीं होता। अच्छा, एक चीज और हम ध्यान रखेंगे कि अगर ये थीटा सी और ये 90 है तो कोई रेज अगर इधर से आएगी तो थीटा सी पे जाएगी रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर कोई रेज ऐसे आ रही है ऐसे जा रही है तो कोई रेज अगर ऐसे आती है तो ऐसे जाएगी, तो ये 90 होगा तो ये थीटा सी होगा, ये थीटा सी तो ये 90 होगा। इसको भी ध्यान रखना है कि किसी मीडियम में एंगल अगर, मतलब इसको एक जनरल ऐसे याद कर सकते हो, किसी मीडियम में अगर एंगल थीटा सी है तो दूसरे मीडियम में एंगल 90 होना चाहिए, और किसी में 90 है तो फिर ऐसे ही वर्ड दूसरे में थीटा सी होना चाहिए। मतलब कहीं भी अगर कोई कहे कि 90 है अगला थीटा सी होगा, अगर इधर 90 है तो इधर थीटा सी होगा, तब क्या होगा, ये डेंसर होगा ये रेरर होगा। मतलब इसको अलग से याद करने के हम याद कर सकते हैं कि इफ एंगल in one medium is theta is 90 degree, then in opposite it will be theta c and vice versa। कि किसी में अगर थीटा सी है दूसरे में 90 हो जाएगा। तो हम स्पेशली इस दो पॉइंट को याद रखेंगे अभी के लिए। ये किसे ये पॉइंट्स है और ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब म्यू इज ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ओके, अब इस पे बेस होके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस आर का एक ग्राफ बनाया जाता है, डेविएशन का ग्राफ बनाया जाता है, जो कि ग्राफ मैं आपको भेज दूंगा, आपसे देख लीजिएगा। अभी के लिए क्रिटिकल एंगल बेस होके यही पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। अब इस पे बेस होके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, यहां पे लैंप है, लैंप मतलब बल्ब है, ये बल्ब है। तो इधर से लाइट चारों तरफ जाएगी, लेकिन ये डेंसर मीडियम है, ऊपर एयर है, रेरर मीडियम है। तो होगा क्या कि अगर एक मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो ऐसी रे जाएगी, तो ये वाला एंगल बढ़ रहा है ना। देखो, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं और नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये एंगल का हमें एंगल ज्यादा है, तो यहां पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है अगर आर है तो यहां का रिफ्रैक्टेड एंगल ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो जिस वक्त ये थीटा सी टच कर देगा उस वक्त ये रेज 90 हो जाएगी। और एक और चीज है इसमें कि अगर इसके बाद अगर रेज आगे बढ़ती है तो ये जो एंगल आएगा ये थीटा से ज्यादा होगा, तो फिर ये रिफ्रैक्ट नहीं हो पाएगा, वो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे और नोट कर दे रहा हूं। डेंसर से रेरर में बात कर रहा हूं। अगर सपोज करो इंसिडेंस एंगल थीटा सी से कम है और ग्रेटर देन 0 डिग्री है, इंसिडेंस एंगल 0 और थीटा सी से के बीच में है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है एंड रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है।
मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम है, थीटा सी से कम है, तो रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। दूसरा, अगर इसी इंसिडेंस एंगल की वैल्यू सपोज करो 90 से कम है और थीटा सी से ज्यादा है, तो इसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है, और केवल रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है। एग्जैक्ट थीटा सी पे कुछ कहा नहीं जाता है एग्जैक्ट क्या बोला जाए, क्योंकि वो बाउंड्री हो जाती है, तो उसके विषय बोला नहीं जाता। तो इसमें अच्छा, ये दो लाइनें इस बात को कंफर्म कर रही है, दो लाइनें इस बात को कंफर्म कर रही है कि रिफ्लेक्शन इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन हमेशा होता है। तो कोई अगर ये मीडियम है, इस पे स्लाइट अगर तुम ड्रॉ कर रहे हो इसके ऊपर, तो रेज रिफ्लेक्ट होगी और कुछ रेज अंदर जाएगी। तो जो रिफ्लेक्ट वाला पार्ट है वो तो हर हाल में होगा, चाहे जो भी हो। रिफ्लेक्शन ऑलवेज अकर, रिफ्रैक्शन हमेशा नहीं होता है, बट रिफ्लेक्शन ऑलवेज अकर। और रिफ्लेक्शन कब होना बंद हो जाएगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। दैट इज इंटेंसिटी वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का ग्राफ है। देखो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, जैसे यही है ना, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो यहाँ पे 0 डिग्री, 0 रेज ऐसे पड़ रही है, सीधे ऐसे पड़ रही है, तो कुछ रेज रिफ्लेक्ट होगी और कुछ रेज अंदर जाएगी। बट जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। अगर कोई रेज इस पे मान लो एक मीडियम है, इस पे ऐसे पड़ रही है, तो रेज ऐसे जाएगी, कुछ रेज वापिस भी लौट जाती है। बट जो रेज रिफ्रैक्ट हो रही है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है और रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी कम होती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री होता है। मतलब यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहां लिखा दिया मैंने 100% और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। और इसके बाद मैंने क्या किया, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन शुरू में कम होगा, देखो शुरू में रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन कम होता है, और ये रिफ्लेक्शन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बढ़ते 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 एक ऐसा टाइम आता है, ठीक है, और ये आता है थीटा सी पे, ये थीटा सी पे आता है, दिस एंगल इज थीटा सी। और इसके बाद सीधे जो होता है ये यहां पहुंच जाता है और ये इस तरीके से हो जाता है, ये एंगल 90 डिग्री। तो ये जो रेड कलर है ये रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन के परसेंटेज को शो कर रहा है, जबकि ये इस तरीके से आता है और धीरे धीरे घटते घटते ऐसे घटेगा, ये ऐसे घटते घटते यहां तक आता है, इसके बाद ये सीधे 0 पे हो जाता है, ये 0। This one is refraction, ब्लू लाइन रिफ्रैक्शन। तो अच्छा, इसमें देखो मैंने यहाँ पे ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है एग्जैक्टली बराबर दे रखी है, क्यों? ताकि इन दोनों का सम 100 तक पहुंच जाए। जैसे रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्रैक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 98% है, तो क्या होगा 2% होगा, तो टोटल का सम क्या जाएगा 100 पहुंच जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन, तो ऊपर से जो गैप बनेगा और नीचे से जो गैप बनेगा एग्जैक्टली इक्वल लेंथ का होता है, एग्जैक्टली इक्वल लेंथ का होता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो डेंसर टू रेयर में इस कंडीशन को याद रखेंगे।
ठीक है, इस ग्राफ को भी ध्यान रखें। ओके, अब हम बात कर रहे थे, और एक और चीज, ये वाला एंगल जब बढ़ने लगेगा, इंसिडेंस एंगल जब बढ़ने लगता है तो रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी इंक्रीज करने लगती है और रिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी घटने लगती है। फिर जब ये एंगल थीटा सी अटेंड कर लेता है तो पूरी रेज इस तरीके से हो जाती है और फिर रिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। इसके बाद जब तुम बढ़ाओगे तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया जाएगा। रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा और रिफ्रैक्शन में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होगा। जैसे अगर एक रेज ऐसे पड़ रही है किसी मीडियम पे और ये एंगल थीटा सी से ज्यादा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज जाएगी तो ये एंगल क्या होगा, आई होगा। ये आई जाएगी क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यही मैं यहां कह रहा हूं कि जब ये एंगल थीटा सी अटेंड कर लिया तो ये ऐसे गया, तो जब ये थीटा सी से ज्यादा हो गया तो ये रेज रिफ्लेक्ट हो गई ना। अब कोई भी रेज इस मीडियम में नहीं जाएगी, ठीक है। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सोर्स है यहाँ पे, ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है। ये जो वाटर लेवल है इसकी हाइट h है, मतलब एक तालाब है बहुत बड़ा सा, एक बहुत बड़ा सा तालाब है, उसमें उसकी गहराई h हाइट है। अब बेस पे बॉटम पे सोर्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है। तो यहां से रेज, कुछ रेज बाहर निकलेंगे। तो क्वेश्चन में कहता है कि कितने रेडियस के एक ओपैक प्लेट बिछा दे इसके ऊपर, कितने रेडियस का एक ओपैक प्लेट बिछाएं ताकि ये इसका रेडियस कितना होना चाहिए ताकि इस सोर्स से निकलने वाली लाइट इस मीडियम में ना आए, बाहर के मीडियम में ना आए, इस मीडियम में ना जाए, मतलब ऊपर के मीडियम में ना जाए। तो क्या करेंगे, अभी तो ये है कि फाइंड रेडियस ऑफ, इसका पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। फाइंड रेडियस ऑफ ओपैक प्लेट so that no rays will be in upper medium, इस मीडियम में ना हो। या दूसरा ये कहें कि अगर इस मीडियम में रेज नहीं है, मतलब इधर से देखने पे सोर्स दिखाई नहीं देगा, तो कहता है कि इस ओपेक प्लेट का रेडियस क्या होना चाहिए ताकि इधर से आंखें तुम्हारे कहीं पर भी हो, यहां पे भी हो, चाहे इधर कहीं हो, तभी भी तुम्हें ये सोर्स दिखाई ना दे। सोर्स कब दिखाई देगा, जब सोर्स से रेस चल के तुम्हारे आंख पे आएगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देने वाला। तो चलो सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि अगर ये ओपैक प्लेट नहीं रहता तो अगर इस सोर्स की इंटेंसिटी आई के बराबर है, लेट्स इंटेंसिटी आई के बराबर है, तो कितना इंटेंसिटी, कितना परसेंट इंटेंसिटी आई नॉट है, कितना परसेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इस मीडियम में अवेलेबल होगा। अगर इसकी पॉइंट सोर्स है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो मुझे बताना है कि कितना, इंटेंसिटी नहीं पावर बोला जाता है, इसका पावर पी नॉट है। तो कितना परसेंट एनर्जी इस मीडियम में होगा, तो फाइन परसेंटेज एनर्जी अवेलेबल इन अपर मीडियम इफ ओपैक प्लेट इज नॉट प्रेजेंट। अगर ये ओपैक प्लेट नहीं होता तो कितना परसेंट एनर्जी ऊपर की मीडियम पर होगा। ये ऊपर का क्वेश्चन मेंस में खूब आता है, नीचे वाला क्वेश्चन एडवांस वगैरह में आ जाता है। अब इसको सॉल्व करता हूं। तो मैंने ये सोचा इसमें कि ये जो सोर्स है ना, ये जिस बाउंड्री पे पड़ रहा है, रेज यहां पे पड़े और यही रेज क्रिटिकल एंगल पड़े, ये वाला एंगल थीटा सी हो,
इससे फायदा क्या होगा कि अगर ये एंगल थीटा सी है तो ये रेस सीधे ऐसे निकल जाएगी ऐसे, और इसके बाद अगर कोई भी रेस इससे ज्यादा एंगल पड़ती है, जैसे कोई भी रेस ऐसे पड़ती है ऐसे, तो इसका जो एंगल आएगा ये एंगल ज्यादा आएगा, ये थीटा सी से ज्यादा है, तो फिर ये रेस उस मीडियम में नहीं जाएगी, वो टीआईआर पाके इस मीडियम में आ जाएगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रेज ऐसे जाएगी फिर ऐसे आगे जाएगी वापस। और जैसा सिमिलरिटी इधर आएगा एग्जैक्टली इधर भी ऐसे ही आएगा। हाँ, और इससे कम जो थीटा सी से कम की रेज होंगी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट भी होंगी कुछ और कुछ रिफ्रैक्ट भी होंगी, लेकिन जो रिफ्रैक्ट होना चाहेंगे ऊपर को जाना चाहेंगे उसको ये जो ओपैक प्लेट है ना, ओपैक प्लेट, वो उसको रोक देगा, ऊपर जाने नहीं देगा। ओपैक प्लेट का मतलब जो ट्रांसपेरेंट प्लेट था एनर्जी को बाहर ही न जाने दे, रेस को बाहर नहीं जाने देगी, ओपैक प्लेट इस रेस को रोक देगा। तो और सरफेस पे जितनी सिमिलरिटी इधर होगी वैसे इधर भी होगी, वैसे इधर, चारों तरफ एकदम सेम सिमिलर चीज दिखेगी, चारों तरफ एकदम सेम सिमिलर चीज दिखेगी, इसीलिए एक सर्कल बनेगा। ओपैक प्लेट एक डिस्क की तरह से होना चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया कि कम वाले रेस को मैंने रोकने की कोशिश की और ज्यादा वाला रेस तो अपने आप ही रुक जाएगा बिकॉज टीआईआर, तो मुझे इतना ही रेडियस का एक ओपैक प्लेट लगाना पड़ेगा, तो ये रेस बाहर नहीं जाएगी, पूरी रेस इसी मीडियम में अवेलेबल होगी। मैंने कहा चलो उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, तो ये वाला एंगल थीटा सी है, तो एंगल क्या आएगा, दिस इज थीटा सी। तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकता हूं अगर इसका रेडियस आर के बराबर है, इसका रेडियस आर के बराबर है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिख सकता हूं tan थीटा सी इज इक्वल टू tan थीटा सी इज इक्वल टू आर अपान एच। tan थीटा सी की जो वैल्यू होगी वो आर अपान एच के बराबर आएगी, ठीक है। तो इससे आर की वैल्यू आ गई, दिस इज एच tan थीटा सी। दूसरा साइन थीटा सी किसके बराबर होगा, साइन थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 1 अपान म्यू, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे कर दिया, और इससे तुम क्या निकाल सकते हो, tan थीटा सी निकाल सकते हो। tan थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी, दिस वन इज 1 अपान रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अरे ट्रायंगल के हिसाब से निकाल लेना, ट्रायंगल वाला इस तरीके से, अगर ये थीटा सी है, ये 1 है, ये म्यू है, 1 का रेशियो म्यू का रेशियो में है, तो ये कितना आएगा, रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो साइन थीटा सी कितना आएगा, 1 अपान tan थीटा सी कितना आएगा, 1 अपान दिस। अब इसको उठा के तुम यहाँ रख दो, तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आ गई, दिस इज एच इंटू tan थीटा सी, तो दिस इज रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस वन इज आंसर। तो ये क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है, कि कितने रेडियस का ओपैक प्लेट बिछा दे ताकि कोई भी रेस बाहर ना जाए या बाहर से इसको देखा ना जा सके। तो आप क्या करोगे, आप इसी काम में करोगे, आप जहां पे बाउंड्री होगी उस पर क्रिटिकल एंगल दिखा देना, और फिर इस ट्रायंगल में tan थीटा सी बराबर आर अपान हाइट दिखा देना, और साइन थीटा सी के हेल्प से tan थीटा सी निकालना, उठा के प्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड बताने जा रहा हूं, कितना परसेंट एनर्जी बाहर निकलेगी, और ये सोर्स पॉइंट सोर्स है, रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स के केस में बनेगा एक फॉर्मूला बनेगा, देखो ये क्या होता है, अगर ये पॉइंट सोर्स है ना, ये पॉइंट सोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैट से बताऊंगा तुम्हें, अगर इस तरीके से ये चारों तरफ लाइट ऐसे दे रही है, ऐसे दे रही है, तो यहां पे अगर मैं एक सर्कुलर एरिया ले लूं और मुझे पता करना है कि इधर से इससे कितनी एनर्जी लाइट निकल रही है, कितनी एनर्जी लाइट निकल रही है, तो कल्पना करो इसके अगर एक एक पॉइंट को तुम इस पॉइंट सोर्स से मिलाओगे ना, तो ये कोन बनता नजर आएगा, कोन, देखो कोन बन रहा है, अगर ये पॉइंट सोर्स है और यहाँ पे एक सर्कुलर रीजन ले लूं और इस पे ऐसे मिलाओ ऐसे, तो ये पूरा पूरा कोन बन रहा है, कोन। तो इस कोन से कितनी एनर्जी निकल रही है, कितना पावर निकल रहा है, वो पावर गवर्न करता है बेसिकली
अच्छा, इसमें एक वर्ड अलग से यूज कर लेंगे, पावर को अलग से लिख लो यहाँ पे, एंड दिस इज पी नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखो जो ये है, दिस एंगल इज लेट्स थीटा, ये पॉइंट सबसे ध्यान रखना। रुको, देखो ये एक रिंग है और ये पॉइंट सोर्स है, सपोज करो ये पॉइंट सोर्स है और इसका पेरिफेरी को इससे मिला दो और नीचे के पेरिफेरी के पॉइंट को भी इससे मिला दो, और ये वाला एंगल थीटा है। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द रिंग एट अ पॉइंट, ये जो रिंग है इस पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, इलेक्ट्रिक स्टेट में ज्यादा बेटा बताया जाएगा। ये रिंग जो है इस पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा उसका फॉर्मूला होता है, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो इससे जो पावर निकलेगा, इससे जो पावर बाहर को निकलेगा, उस आउटपुट पावर का जो फॉर्मूला आएगा वो आता है, अगर इस सोर्स का पावर मान लो पी नॉट है तो पी नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू ओम। यूनिटरी मेथड लगता है कि पॉइंट सोर्स के चारों तरफ ना 4 पाई का सॉलिड एंगल बनता है। तो 4 पाई से अगर पी नॉट एनर्जी है तो यूनिट से क्या आएगा, पी नॉट अपॉन 4 पाई। तो इतने एंगल से कितना आएगा, तो इसको कवर करेगा। इसको बस ध्यान रखना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलो, तो आंसर तो यहीं से मिल गया कि कितना परसेंट एनर्जी जाएगी। तो ये काम करते हैं, पहले मैं इसको हटा दूं, कैलकुलेशन कर लेता हूं, ठीक है। तो परसेंटेज किसके बराबर होगा, तो इस वैल्यू के आप उठा के प्लेस कर दो, तो जाएगा पी आउट इक्वल्स टू पी नॉट अपान, और जब 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लेस करोगे यहाँ पे तो 2 पाई से पी नॉट अपान 2 बन जाएगा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये आउटपुट पावर है बेसिकली इसमें, और ये थीटा ही बेसिकली ये वाला एंगल है थीटा सी, सेमी वर्टेक्स एंगल। थीटा इज व्हाट, थीटा इज इस कोन का, ये जो कोन बना है ना इसका सेमी वर्टेक्स एंगल है थीटा। लिख सकते हो थीटा इज सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ कोन। तो इसमें जो कोन बन रहा है, ये जो कोन बन रहा है इसका सेमी वर्टेक्स एंगल क्या है, थीटा सी है। तो यहाँ पे थीटा सी प्लेस कर देना। तो जो परसेंटेज होगा इसको आप अलग से ध्यान रख सकते हो इस केस में भी, क्योंकि कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन, क्योंकि पीछे परसेंटेज पावर कितना होगा या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या होगा आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इंटू 100। देखो आउटपुट पावर यहाँ से पता है, पी नॉट से डिवाइड करो तो क्या आएगा 1/2 इंटू 100, मतलब 50 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज परसेंटेज। इसे रखने की जरूरत नहीं है याद करने की, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो, या मैथड याद कर सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना आ गया। और थीटा कैसे निकालोगे, यही तो है थीटा सी। थीटा सी उठा के यहाँ प्लेस कर दो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, थीटा सी तक जा रहा है तो ये थीटा सी बनेगा, बेसिकली थीटा सी बन जाएगा। और कॉस्ट सी यहाँ से निकाल सकते हो, कॉस्ट सी क्या होगा, ये कितना होगा, दिस इज रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो आंसर जाएगा 50 इंटू 1 माइनस कॉस्ट सी, दिस अपॉन दिस, तो रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू, एंड दिस इज आंसर। तो ये अक्सर क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ऐसा क्वेश्चन देगा तो इससे पूछेगा कि कितना ओपेक प्लेट का रेडियस का होना चाहिए, दूसरा ये पूछता है कि कितना परसेंट एनर्जी बाहर निकल रही है। ओके, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ अ रे हैज 120 डिग्री डेविएशन एट क्रिटिकल एंगल देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। मतलब क्रिटिकल एंगल पे डेविएशन 120 डिग्री है, देन फाइंड म्यू। तो हमने क्या किया इसके लिए, अच्छा एक और बात है, अगर टोटल डेविएशन 120 डिग्री है तो कभी रिफ्रैक्शन में नहीं हो सकता। रिफ्रैक्शन का डेविएशन हमेशा 90 से कम ही रहेगा, कभी हमेशा कम रहेगा। क्यों, देखो मान लो एक रे जैसे आ रही है,
और चली गई इधर, एक रे जैसे आई और चली गई इधर, यही सबसे ज्यादा डिविएशन होगा। जा रही थी रे इधर, ये सबसे ज्यादा डिविएशन होगा रिफ्लेक्शन का, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर तुम एंगल को कम करोगे तो रे जैसे आएगी, तो जाएगी ऐसे ना, इस तरीके से जाएगी, ऐसे जाएगी। भाई जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो 90 थोड़ी टच करेगा, ये 90 नहीं टच करेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। तभी डिविएशन क्या हुआ, जा रही थी रेज इधर और चली गई रेज इधर, तो डिविएशन ही हुआ ना, 90 नहीं हुआ। इसका मतलब तुम कह सकते हो कि रिफ्रैक्शन में डिविएशन कभी भी 90 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, हमेशा उससे कम रहेगी। इसको कहीं लिख लेना, बहुत काम करता है। इन रिफ्रैक्शन deviation cannot exceed 90 degree. In refraction deviation cannot exceed 90 degree. तो ये तो 120 डिग्री दे रहा है, तो कंफर्म है कि ये रिफ्रैक्शन का नहीं है, ये रिफ्लेक्शन का डेविएशन दे रहा है। रिफ्लेक्शन हो सकता है कि रे जैसे आए और फिर ऐसे चली जाए, तो जा रही थी रेज इधर चली गई इधर, तो ये डेविएशन है, ये डेविएशन है, ये 120 हो सकता है, रिफ्लेक्शन में पॉसिबल है। तो रिफ्लेक्शन में 0 से लेके 180 से ऊपर, 180 करो, 180 से कम पॉसिबल है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर आई है ऐसा, रिफ्लेक्शन में डेविएशन, रिफ्लेक्शन में जो डेविएशन होगा वो 0 से लेके 180 तक पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन में डेविएशन। ये 0 इसलिए लगाया हूं, अगर पैरेलल ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है ना ऐसे, तो एग्जैक्ट एंगल 0 नहीं होती है। अगर एग्जैक्ट एंगल 90 हो जाए ना, 90 हो जाए, एग्जैक्ट एंगल 90 हो जाए, तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा वो। कहाँ, टक्कर के लिए हल्का सा एंगल 90 से कम होना चाहिए, तभी तो टक्कर मारेगा, टक्कर। तो हल्का सा अगर 90 से कम होगा तो फिर रेज ऐसे जाएगी, तो ये एंगल लगभग 180 होगा। नहीं, ये डिविएशन ही हुआ ना, जा रही थी रेज इधर चली गई इधर, ये हुआ। तो दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेट 0 डिग्री के बराबर होगा, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल लगा दिया, और यहाँ पे क्लोज कब, जब रेस सीधे नॉर्मली टकराएगी ऐसे, इसी रास्ते पर लौट गई, तो जा रही थी इधर चली गई वापस, तो डेविएशन क्या हो गया 180, तो है ना, क्लोज लगाया। तो रिफ्लेक्शन में होता है, और रिफ्रैक्शन में जो डेविएशन होता है वो 0 से लेके 90 के बीच में रहेगा। तो इसको क्लोज कर लो, क्लोज करो ओपन, और यहाँ पे क्लोज कर दो, ये होल्ड करेगा। ये कब होगा रिफ्रैक्शन में, सीधे भी जैसे पड़ेगी तो सीधे से चली गई, तो 0 का डेविएशन देगा, और 90 तो खैर कभी नहीं आने वाला। तो मैं सॉल्व कर रहा था इस क्वेश्चन को, तो अगर ये आई है तो भी क्या होगा, आई के बराबर होगा, तो जो डेविएशन होना चाहिए दिस इज 180 माइनस 2i आएगा। क्यों आएगा भाई, ये पूरा एंगल 180 है, इसमें से ये 2i घटा दो, तो क्या ये डेविएशन आ गया, ये डेविएशन दिस इज 180 माइनस 2i, और ये जो डेविएशन है 180 माइनस 2i, ये जब 120 को टच करेगा, वही तो डेविएशन है, तो आई की वैल्यू क्या आ गया इससे, इसके जगह 60 30, आई 30 डिग्री। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आई क्रिटिकल एंगल है, मतलब दिस इज थीटा से, तो म्यू इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना होगा, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, तो इट इज 1 अपॉन 2, साइन 30 इज हाफ, एंड व्हाट इज म्यू, म्यू की वैल्यू 2 है, तो आंसर इज 2। ओके, चलो इसी पे बेस करके हम लोग
एक और थ्योरी का पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। नहीं, ऑप्टिकल फाइबर के पहले कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस तरीके से एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, पूरा सॉलिड सिलेंडर है ऐसे, मतलब एक पाइप है, एक पाइप है, सॉलिड पाइप है, उस पाइप को मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये पाइप है जिसका इनर डायमीटर स्मॉल डी के बराबर है। ये जो पाइप है, पाइप, इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल डी के बराबर है, और ऊपर का जो कर्व बन रहा है, ये जो कर्व बन रहा है, इस कर्व के रेडियस आर के बराबर है। अब इस पाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू जो है वो 3 के बराबर है। तो क्वेश्चन में क्या आता है, फाइन रेशियो ऑफ R upon D so that all ray come back, इसका मतलब है कि इधर से जो रेज जा रही है वो पूरी पूरी रेज इसके थ्रू इधर से निकल जाए। तो ये सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, ये ट्रांसपेरेंट है, कहीं पॉलिशिंग नहीं हुई है, यहाँ पे कहीं पॉलिशिंग नहीं हुई है, पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है। ये पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो इधर की सारी रेज जाए और फिर घूम के इधर आ जाए, दूसरे मीडियम में ना जाए। तो आर अपॉन डी का रेशियो क्या होना चाहिए, इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो किनारे की रेज है ना, इसको चलाएंगे और इस किनारे की रेज चलाएंगे और बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इधर इस किनारे से एक रेज चलाई और इस किनारे से एक रेज चलाई, ऐसे थोड़ा सा बीच में रेस चला दी ऐसे, ठीक है। अब मैंने कहा कि काम करते हैं, इसके सेंटर से इसको मिलाते हैं और इसके सेंटर को इससे मिलाते हैं। अब इसमें देखो क्या खासियत है, खासियत है कि अगर इस बाउंड्री को कि किसी पॉइंट को सेंटर से मिलाओगे तो वही लाइन नॉर्मल कहलाती है, तो ये नॉर्मल की तरफ से बिहेव करेगी, तो यहाँ का नॉर्मल ये होगा। तो नॉर्मल ये है, तो ये रेज है, ये रेज है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। लेकिन ये एंगल कल्पना करके देखो, इससे ज्यादा आ रहा है, ये वाला एंगल कम है कंपेयर टू दिस वन, ये ज्यादा एंगल आ रहा है अगर दिख रहा होगा तो। और नहीं तो तुम दोबारा और भी रेज चला लो, ज्यादा अच्छे समझ में तो इधर चला लो, भले रेज नहीं चला लो, ताकि समझ में आ जाएगी कि एंगल कम आएगी ज्यादा आएगा। अब देखो तुम कल्पना कर सको तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये एंगल कम है, ये ज्यादा है और ये और ज्यादा है। इसका मतलब इधर से जो रेज आ रही है ना, तो इधर की जो रेज है इनके लिए एंगल ज्यादा आ रहा है और इनके लिए एंगल कम आ रहा है। और इंसिडेंस एंगल जितना कम होता है, इंसिडेंस एंगल जितना कम होता है उतना ही बाहर जाना इजी होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के चांसेस है, और जितना इंसिडेंस एंगल बढ़ेगा उतना ही टीआईआर के चांसेस है। जैसे थीटा सी अटेंड किया, टीआईआर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये वाला एंगल सपोज करो थीटा सी टच करता है, थीटा सी टच करता है, अगर ये वाला एंगल सपोज करो थीटा सी टच करता है, थीटा सी टच करता है, तो मैं कह दूंगा कि ये वाला एंगल थीटा सी से ज्यादा होगा। तो अगर ये टीआईआर पा गया, अगर ये टीआईआर पा गया ऐसे, फिर इस पे टकराएगा, फिर से टकरा के बाहर आ जाता है, ये सारी रेस बाहर आ जाती है। एक बार टीआईआर वहां पाया तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पूरा पूरा रेस बाहर आ ही जाती है। ये एंगल ज्यादा है
तो जब ये रेज रिफ्रैक्ट हो गई, ये रेज रिफ्लेक्ट हो गई, TIR पा गई, तब तो ये और पा जाएगी, क्योंकि इसका एंगल तो और थीटा सी से ज्यादा है, तब तो ये और TR पा जाएगा, और TR पा जाएगा। इसका मतलब इधर से जितनी रेस पड़ रही हैं उनमें इस रेस को, ये जो इस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री वाली नहीं, इस बाउंड्री वाली रेस को अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो इधर की सारी रेस बाहर निकल जाएंगी। तो मैंने कहा कि इसी को कम से कम TIR पे रखो, या उस ये वाला एंगल उससे ज्यादा रखो, ये थीटा सी या उससे अगर ज्यादा हो गया तो पूरी रेस बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो चलो इस एंगल को मैं अपने मन से आई मान लिया, बाद में थीटा सी प्लेस कर दिया जाएगा। तो मैं इस अब सर्कल को बनाने जा रहा हूं, सर्कल को ऐसे बना रहा हूं, ये इसका सेंटर है, देखो ये सेंटर है, और इस बाउंड्री पे टच कर रहा है, इस बाउंड्री पे ना, तो ये जो दूरी होगी यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये रेडियस r है और थिकनेस d है ना, थिकनेस d है। तो अगर ये r है, तो अगर ये r है, दूरी r बनेगी, और ये ऐसे आ रहा है, इस तरीके से जा रहा है, और ये रेज ऐसे जा रही थी, यही किनारे रेज है ना, ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। अब इसके सेंटर को इससे मिला दो, इसको मिला दो, ये रेज है, ये रेज है, तो ये तो r के बराबर होगी, और ये जो होगी वो r प्लस डी होगा। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक r है और ये थिकनेस d है, तो ये हो गया r प्लस डी हो गया। और ये एंगल क्या है? I है, क्योंकि खतरा उसी पे है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा साइन I इज इक्वल टू r अपान r प्लस डी, r अपान r प्लस डी। तो साइन I की वैल्यू हो गई r अपान r प्लस डी। जैसे एक और चीज, I जो होना चाहिए वो हर हाल में किससे ज्यादा होना चाहिए? थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए। ये I की वैल्यू अगर थीटा सी से ज्यादा है तो TIR पा जाएगा, इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं दोनों जगह साइन लगा दूं तो साइन I जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा सी होना चाहिए। लगा दिया। अब साइन I इसके बराबर है, तो r अपान r प्लस डी में यहां लिख सकता हूं, तो r अपान r प्लस डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा सी। और साइन थीटा सी कितना होता है? 1 अपान म्यू। तो 1 अपान म्यू कितना है? 3 के बराबर है ना, 3 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यहां से बनेगा r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3r, इधर ये बनेगा r प्लस डी, तो ये कटेगा तो 2r बनेगा। मतलब r अपान डी पूछा तो डी इधर भेज दो, तो r अपान डी की जो वैल्यू आ गई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपान 2, एंड दिस इज आंसर। तो कोई पूछे r अपान डी की मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू, ये कई बार आ चुका मिनिमम वैल्यू, तो आंसर इज 1 अपान 2। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इस r और इस d का रेशियो कितना होना चाहिए ताकि पूरी रेस बाहर आ सके। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक और चीज, जब क्वेश्चन पूछता है मिनिमम वैल्यू बता, मिनिमम वैल्यू, तो ये इक्वालिटी दिखाने की जरूरत नहीं थी, सीधे पता क्या करते, इसी को उसका अरेंजमेंट ऐसा होता है, बाकी उसमें समय लगता है, बस ऐसा जो भी होते हैं इसको ऑप्टिकल फाइबर ही है सब। ये हमेशा अगर इस किनारे वाली रेस को अगर रिफ्लेक्ट करा दिया तो बाकी की सारी रेस हमेशा रिफ्लेक्ट होती है, और दूसरा हर जगह बाद में भी हर जगह रिफ्लेक्ट होती है। उसको अभी ना स्ट्रेट करके दिखा दूंगा, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में, बट ये हमेशा होता है। तो बस ये अलग बात है कि थोड़ा समय लगेगा, बट ये हमेशा होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना होगा। अब एक और चीज देखो, ये जो मैं बता रहा था अभी कि अगर r और d की मिनिमम वैल्यू पूछता तो हम लोग क्या करते थे ऐसे क्वेश्चनों में, ये नहीं इक्वालिटी नहीं यूज करते थे, सीधे क्या करते थे, इस बाउंड्री की रेस दिखाते थे, ऐसे दिखा दिया बाउंड्री की रेस, फिर इसको इससे मिलाया, इस एंगल को थीटा सी बोल दिया, ये r प्लस डी के बराबर आया था, r प्लस डी, और ये बराबर किसके था? r के। इस एंगल में लिख देते थे हम लोग साइन थीटा सी इज इक्वल टू r अपान r प्लस डी, और साइन थीटा सी कितना होता है? 1 अपान म्यू। तो यहाँ से क्या आ गया? 3r अपान r प्लस डी हो गया, और r अपान डी की वैल्यू मिल गई थी 1 अपान 2, और आंसर हम लोग ऐसे कर लेते थे। इक्वालिटी की जब इक्वालिटी आता था तो टेंशन हो जाता था, उससे बचने के लिए हम लोग इस काम को करते थे। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इसमें कह रहा है एक सिलेंडर है, क्वार्टर सिलेंडर है, जिसका रेडियस r के बराबर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू
ये 2 के बराबर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के बराबर है, रेडियस r के बराबर है। इधर से बहुत सारे रेज इस पे पड़ रही है, तो एक क्वार्टर सिलेंडर है, तो इधर से बहुत सारे रेज इस पे पड़ रही है, रेडियस r के बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 के बराबर है। तो जब ये रेज इससे, ये ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है, इस मीडियम में जाती है, तो पॉइंट ओ से कितनी रीजन तक कोई रेज नहीं होगी और पूरी रेज उसके बाद आएगी। ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखो ये जो डॉट है सब ना, ये जो डॉट है सब, इनको मिलाते हैं सेंटर से, इनको दूर तक कर देते हैं, दूर तक बनाते हैं, इनको मिलाते हैं। देखो इसको समझने के लिए मिला जाता है, 2-3 रेस को समझा जाता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। रे डायग्राम, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखना, तो ये रेज है और ये नॉर्मल है, तो यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, यहाँ का इतना है, यहाँ का इतना है। नहीं, ये तो एरर्स आ रही है ना, मैंने डायग्राम उल्टा बना दिया, ये रिवर्स होना चाहिए था। देखो रेस को इधर से आ रही थी, ठीक है, तो ये जितनी रेज होंगी ना, क्वेश्चन वही है, एकदम सेम क्वेश्चन है, पॉइंट ओ से दूरी पता करना है। तो ये जो रेज आएगी वो सीधे रेज ऐसे आएगी, यहाँ पे रेज ऐसे आएगी, ये रेज सीधे रेज ऐसे आएगी, रुको इस रेस को आगे बढ़ा दो, इस रेस को भी आगे बढ़ा दो। ये इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि मैं कुछ चीजों को समझ सकूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह क्या हो रही है। अब इसको मैंने इससे मिलाया, देखते रहना, फिर वैसे ही मैंने इसको इससे मिलाया। अब तुम देख सकते हो, बात समझ आ रही होगी, ये वाला एंगल ज्यादा है, ये वाला एंगल कम है। इसका मतलब है कि आज एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ही रिफ्लेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, रिफ्लेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, और एंगल जितना कम होगा उतना ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये वाला एंगल, अगर मैं मान लो इसको इससे मिलाया, मैंने कहा कि सपोज करो ये वाला एंगल थीटा सी टच कर दिया, ये एंगल थीटा सी है, इसका मतलब कि ऊपर का जो होगा, ऊपर का जो एंगल होगा, वो वाली रेस तो रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब वो रेस तो ऐसे गई फिर लौट आई। हाँ, लेकिन जिसका एंगल कम है वो तो बाहर निकल जाएगी, और जिसका एंगल ज्यादा है, जिसका एंगल थीटा सी है, थीटा सी पे तो 90 बनेगा ना, मतलब अगर इस पे टेंजेंट बन जाएगा, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होगा, टेंजेंट ऐसे, ये 90 बनेगा ना, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, इधर एरर मीडियम है। तो अगर कोई रेज ऐसे जा रही है, कोई रेज ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो ऐसे जाएगी, और ये नॉर्मल है बेसिकली, ये नॉर्मल है, तो ये 90 होना चाहिए। तो ये मीडियम इधर, ये मीडियम इधर, तो एक रेज अगर ऐसे आई तो रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, 90 पे जाएगी। ओके, एक और चीज, अब इनकी बात करते हैं। ये जो रेज आ रही है, इसको अगर तुम आगे बढ़ाओगे ना, आगे बढ़ाओगे, इसको अगर तुम आगे बढ़ा देते हो, आगे बढ़ा देते हो, तो रेज आ रही थी ऐसे, और नॉर्मल कौन सा है, नॉर्मल तो यही लाइन है, यही नॉर्मल लाइन है। तो रेज आ रही है ऐसे, नॉर्मल से दूर हटेगी ना, दूर हटेगी, लेकिन 90 नहीं बनेगी, ये जो रेज आएगी वो 90 नहीं बनाएगी, वो 90 से थोड़ा सा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा सी से कम है, तो रेज ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ की रेज ऐसे आ रही है, बट उसके नीचे की रेज थोड़ा दूर जा रही है। यहाँ की रेज, अगर यहाँ की रेज की बात करो, यहाँ की रेज की बात करो, यहाँ की, तो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही कम हो रहा है धीरे धीरे, और एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत कम होगा तो डिविएशन भी बहुत कम होगा। तो नॉर्मली है ना, तो डिविएशन भी बहुत कम होगा, तो कम होगा डिविएशन होगा, तो ऐसे जाएगा ऐसे, तो फिर वो यहाँ पड़ेगा। और जो एकदम किनारे की रेज होगी, यहाँ की जो रेज होगी, वो तो मैं बता रहा हूँ कि लगभग अनडेविएटेड जाएगी, लगभग अनडेविएटेड जाएगी, और इन्फिनिटी दूरी पे जाके सरफेस को टच करेगी। इसका मतलब कि रेज यहां से स्टार्ट करके इस रीजन में प्रेजेंट है। यहां वाली रेज कौन सी है, क्रिटिकल एंगल वाली रेज जो है वो यहां पर आ रही है, और उसके नीचे की रेज वो इस पॉइंट के इधर जाएगी, और इसके ऊपर की रेज तो टीआईआर पा जाएगी, ये सब तो टीआईआर पाएंगे, ऐसे लौटाएंगे, इसे रेज जाएंगी और टीआईआर पाके इधर लौट जाएंगे। तो यहाँ पे एक जगह होगा, यहाँ पे एक जगह होगा जो कि पूरे उस इस रीजन में, इस रीजन में कोई भी रेज नहीं दिखेगी, इस रीजन में कोई रेज नहीं दिखेगी। तो हमें जानना है कि पॉइंट ओ से कितनी दूरी पे रेज आनी शुरू होंगी, तो ये डिस्टेंस हमारा ये होगा। अब इसका कैलकुलेशंस करना है, तो मैंने क्या किया, इसके कैलकुलेशन के लिए
पर फिर हम सर्कल बनाएंगे। देखो ये रेज है, ऐसे आ रही है इस पॉइंट पे, और ये थीटा सी होना चाहिए तब, थीटा सी। तो साइन थीटा सी कितना लिखोगे तुम? इट इज 1/म्यू। तो म्यू इज व्हाट? 2। म्यू इक्वल टू 2 इसलिए। अच्छा इस ट्रायंगल में, मैं इस ट्रायंगल में क्या लिख सकता हूँ? ये वाली जो हाइट आएगी, दिस हाइट इज साइन थीटा सी इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ मान लो x के बराबर है, ये x के बराबर। तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा सी इज x अपॉन r। तो हाइट x हो गया, हाइट x हो गया x, और ये रेडियस r है तो r लिख लिया। इससे x की वैल्यू क्या मिल गई? r/2, r/2 मिल गया। अब देखो, अब हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इस दूरी को मैं अपने मन से बोल दिया दिस वन इज y। तो तुम देखना, अगर ये थीटा सी है तो बनेगा 90 माइनस थीटा सी, और ये कितना बनेगा? दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा सी, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा सी। क्यों थीटा सी? क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री है, ये तो सेंटर, ये नॉर्मल है, और रेज ऐसे निकल रही है, तो ये तो 90 डिग्री आएगी, 90 डिग्री। ये तो बना था 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री है ये। तो ये थीटा सी बन जाएगा। अगर ये थीटा सी, 90 थीटा सी, ये पूरा 90, तो ये थीटा सी। अब इस ट्रायंगल में लिख सकता हूँ tan थीटा सी इज इक्वल टू tan थीटा सी। अच्छा यहाँ से इस साइन थीटा सी 1/2 है ना, तो इसी से मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि थीटा सी कितना आएगा? 30 डिग्री आएगी। देखो साइन थीटा सी 1/2 है, तो थीटा सी क्या आएगा? 30 डिग्री आएगी। तो tan थीटा सी बराबर बराबर दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो y अपॉन x, y अपॉन x। और थीटा सी 30 है, तो क्या बनेगा? 1/√3 बनेगा। फिर व्हाट इज y? y इज x/√3, और x किसके बराबर है? r/2 है, तो वैल्यू क्या आएगी? r/2√3 आ जाएगी। अब यहां से दूरी पूछा ना, यहां से, तो ये दूरी निकालनी पड़ेगी। मान लो ये m के बराबर है, तो m तो ऐसे ही आ गया, ये थीटा सी है तो भी क्या आएगा? थीटा सी आएगा। तो जो हमारा आंसर होगा, आंसर वो होना चाहिए y प्लस m। तो बनेगा y प्लस m किस बराबर आएगा? अगर ये रेडियस r है तो ये थीटा सी है, तो बनेगा r cos थीटा सी। अगर ये r है, ये थीटा सी है, तो बनेगा r cos थीटा सी। तो आप लिखेंगे r cos थीटा सी। थीटा सी कितना है? 30 डिग्री है, 30 है ना, रख दो। तो y की वैल्यू कितनी है? r/2√3। ये बनेगा r√3/2। तो वैल्यू हो गई कितने? √3 यहाँ पे जाएगा, 2√3, तो क्या बनेगा? 6। अरे ठीक है, यही आंसर हो जाएगा बस। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ।